एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन का एक टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, बीकॉम में पढ़ रहे हो या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड हम जो है वेरिफिकेशन का मतलब आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेरिफिकेशन होता क्या है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? ऑडिटिंग में एक ऑडिटर जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी के अकाउंट्स टीम ने बनाए हैं, उसको चेक करे, उसको जो है वेरीफाई करे और अपना ट्रू एंड फेयर व्यू उस पर प्रेजेंट करे। तो यहाँ पे वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन किस चीज़ की? लेट्स सपोज मेरी एक कंपनी है, मैंने उसमें अकाउंटिंग की, मैंने आपको एज एन जो है ऑडिटर वहाँ पे बुलाया। आप मेरी कंपनी के ऑडिटर हो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर या कोई नॉर्मल ऑडिटर। अब आप क्या कर रहे हो कि अच्छा चलो दिखाओ, अपने अकाउंट्स दिखाओ। मैंने आपके सामने अपने अकाउंट्स जो है बुक्स ला करके रख दी। अब यहाँ पे उसमें इतनी सारी एंट्रीज है, इतनी सारे ट्रांजेक्शन्स है। अब कैसे वेरीफाई, आप कैसे चेक करोगे कि आखिर ये एंट्री सही करी गई है या नहीं की गई है? क्योंकि आपको अपना एक व्यू प्रेजेंट करना है उस स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने विचार रखने हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए आपको चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि हमने जो चीज़ें रखी है वो ठीक है या नहीं। एंड फॉर दैट आप क्या करोगे? आप वेरीफाई करोगे। एज एन ऑडिटर व्हाट यू विल डू इज यू विल वेरीफाई द डिटेल्स और एंट्रीज विच आर इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो वेरिफिकेशन का मतलब होता है ऑडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि भैया एक प्रोसेस जहाँ पे आप गैदर करते हो, असेस करते हो एविडेंस को, जो सारे आपके एविडेंस जो है वो क्या है? वो एविडेंस जो कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज़ किए होंगे या फिर कह सकते हो कि बनाए हैं, उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट कर सके ऐसे एविडेंस। यहाँ पे ऑडिटर जो है परफॉर्म करता है वेरिफिकेशन। यहाँ पे ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है और ये क्यों किया जाता है? ताकि इंश्योर हो सके क्या? एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एक एंटिटी ने, जो कि एक कंपनी ने प्रेजेंट की है, उसको जिसको रिप्रेजेंट किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसे लेकर के उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी चेक की जा सके, तो वो वेरिफिकेशन के थ्रू की जाती है। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ऑब्टेनिंग एविडेंस। लेट्स सपोज आपने मेरी कंपनी के अकाउंट्स देखे। अब आप क्या कहोगे? भाई पहले एविडेंस ऑब्टेन करोगे। अब यहाँ पे एविडेंस ऑब्टेन करने का मतलब क्या है कि यानी कि आप इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्वेशन करके, इंक्वायरी करके, कंफर्मेशन करके यहाँ पे सारे एविडेंस कलेक्ट करोगे। अब आप लेट्स सपोज मैंने खर्चे डाले हुए स्टाफ वेलफेयर के नाम से। आप मुझसे पूछोगे क्या स्टाफ वेलफेयर हुआ है, क्या स्टाफ का क्या खर्चा है, कैसा ऐसा खर्चा है जो कि आपने उनके वेलफेयर में डाला हुआ है, उसके एविडेंस शो करो। अगर अच्छा उनके लिए आपने जो है पंखे, बिजली, मतलब कुछ ऐसी परफॉर्मेंस की है जो कि स्टाफ वेलफेयर में जाती है, तो यहाँ पे उस खर्चे की डिटेल्स दिखाइए। कहाँ से खर्चा हुआ है, कौन सी पेमेंट्स के थ्रू उसको पेमेंट की गई है, वो दिखाइए। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? आप यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, एंड देन जो भी आपके सामने कुछ चीज़ आती है उसको लेकर के कंफर्मेशन भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज दे में एग्जामिन फिजिकल एसेट्स। अब मेरी बुक्स में यानी कि मेरे अकाउंट्स में मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास प्लांट एंड एसेट्स पड़ी हुई है, मेरे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं 2 करोड़ के, 4 करोड़ के या 5-10 करोड़ के या जितने भी करोड़ के। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इसका मतलब है कि आप जो है वो स्टॉक्स को, जो भी स्टॉक्स मेरी बुक्स में मैं दिखा रही हूँ, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास पूरी की पूरी अधिकार होता है कि आप वेरिफिकेशन कर सकते हो स्टॉक का। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए भी आप जो है इवन जो भी आपको एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी जो है अपने बुक्स में दिखा रखा है कि मैंने इस पार्टी से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेने हैं या फिर इतने पैसे देने हैं, तो वहाँ पे बाहर की पार्टी से भी उनका स्टेटमेंट लेके कंफर्मेशन लिया जा सकता है कि भाई क्या आपने सच में इतने पैसे इनसे लेने हैं या सच में इतने पैसे इनको देने हैं या नहीं। तो ये कंफर्मेशन भी थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल पार्टी से लिया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये आप क्या कर रहे हो? एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो एविडेंस को। द नेक्स्ट स्टेप इज फिजिकल इंस्पेक्शन।
ऑडिटर्स जो है फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं टेंजिबल एसेट्स का, जो कि टेंजिबल एसेट्स हैं, दिखने वाली एसेट्स है, कोई प्लांट है, कोई कहीं पे मशीनरी दिखा रहे हैं वो लोग, तो उसका फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। जैसे कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, मशीनरी कितनी है, इक्विपमेंट्स कितने हैं, और उनको वेरीफाई भी किया जा सकता है कि क्या वो एक्सिस्टेंस है, कंडीशन है उसमें या नहीं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके एसेट्स जो एक्चुअली में है वो है भी या नहीं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई हुई है। लेट्स सपोज किसी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और उसने क्या किया, कह रहा है कि हम तो इससे एसेट लेंगे, हमें मशीनरों की ज़रूरत है। मशीन ले आए वो कबाड़ी के भाव में 100-200 वाली, जो कि चलती ही नहीं है। उसने क्या किया, अपनी बुक्स में तो दिखा दिया हमने एसेट्स परचेज़ की है, बट एक्चुअली में वो परचेज एसेट की वैल्यू घंटा कुछ नहीं है। दैट इज़ जो रोड पे आप जो लेके जाओगे वो 10 रुपये में भी नहीं बिकेगी। वो चीज़ आपने दिखा दी कि हम 10 लाख में ख़रीद के लाए हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का इंस्पेक्शन करके यहाँ पे ऑडिटर को पता लग सकता है कि क्या ये जेन्युइन में जो है इसकी इतनी वैल्यू है या नहीं, क्या ये एसेट एक्चुअली में इतनी है या नहीं, ये जितना इन्होंने खर्चा किया हुआ है या नहीं। तो वो फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनको पता चल जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब आपने जो है बिल दिखा दिया कि मैंने 50,000 का जो है कुछ बाय किया हुआ है, कुछ भी माल बाय किया हुआ है, गुड्स बाय किए हुए हैं, इन्वेंट्री बाय की हुई है। वो कहेगा बिल दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ मुझे। डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए, उस डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई करना या एक तरीके से एग्जामिन करना, कि ऑडिटर्स यहाँ पे रिव्यू करता है जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इनवॉइस हो गए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए कि आपने किसी पार्टी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो भी वो देख सकता है, चेक कर सकता है। रिसिप्ट्स हो गई कि कहीं से पैसा आया उसकी रिसिप्ट्स हो गई, या बैंक्स की स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है। या फिर जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, अपनी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेगा ये सारे स्टेटमेंट्स को। दिस हेल्प इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन्स आर लेजिटिमेट एंड एक्यूरेट रिफ्लेक्टेड। अब इससे क्या होता है, इससे एक इंश्योरिटी मिलती है कि जो भी आपके यानी कि जो भी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स हैं वो सही है, लीगल है, और वो सारे एक्यूरेटली जो है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार चीज़ें सही होती है, नहीं, क्योंकि करने वाला भी इंसान है, उससे भी गलती हो जाती है। तो ऑडिटर्स को अगर ऐसा लगता है कि यार ये जेन्युइनली में कोई ऐसी चीज़ किसी से गलती हुई है और वो उसकी पकड़ में आती है, तो वो उसको ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं है ऑडिटर एकदम से एक्शन लेने लग जाएंगे, ये क्या कर दिया है, तौबा। नहीं, अगर कोई जेन्युइन में एक छोटी आधी सी मिस्टेक हुई है तो वो चीज़ वो समझते हैं कि हाँ भाई, और उसको ठीक भी करवा देते हैं। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या है, ऑडिटर यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं थर्ड पार्टी को कि लुक, ये हमारी एक पार्टी है, हम इसका ऑडिटर करते हैं और ये अपनी बुक्स में दिखा रहा है कि इसने आपसे 3 लाख रुपए लेने हैं, क्या ये ठीक है, आप अपना कन्फर्मेशन दे दीजिए। और अगर सामने वाली पार्टी ने कहा कि हाँ ये ठीक है, तो फिर उनको एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ इन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अब मैं बुक्स बना रही हूँ, मैं कोई भी XYZ ऐसे किसी भी पार्टी का नाम लिख दूँगी कि मैंने इसको 4 लाख रुपये देने हैं, पर जेन्युइन में मैंने कुछ नहीं देना, ठीक है, कुछ भी नहीं देना। या फिर मैंने इस पार्टी से 15 लाख रुपए लेने हैं, बट मैंने उस पार्टी से कुछ नहीं लेना। तो कन्फर्मेशन से एक ये चीज़ क्लियर हो जाती है ऑडिटर को, ठीक है, यहाँ पे कि और जैसे कि कस्टमर्स को वो भेजते हैं, सप्लायर्स को भेजते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भेजते हैं। अगर मैंने दिखा रखा है मैंने लोन ले रखा है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी जो है एक बार कन्फर्मेशन ले लेते हैं कि क्या इन्होंने इंटरेस्ट मतलब सही से भरा है, क्योंकि ये तो हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो कन्फर्मेशन भी वो वहाँ से उनको मिल जाती है। ओके, ऑडिटर्स जो है यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं अकाउंट का बैलेंस भी, और दी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट की टर्म्स भी यहाँ पे जो है कंफर्मेशन के लिए लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑडिटर्स यूज़ करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर किस चीज़ के लिए, असेस करने के लिए रीजनेबलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है। कई बार क्या होता है ना, हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर डेटा को जब हम स्टडी करते हैं हमें पता लगता है यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ दिया। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है एनालिटिकली जो है प्रोसीजर के थ्रू चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस डेटा का, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, सो द सेम थिंग दे डू यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कंपेयर करना फाइनेंशियल डेटा को इंडस्ट्रियल बेंचमार्क से, कि भाई नॉर्मली जैसे कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ और गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो गारमेंट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में जो सबका मतलब जो भी कंपनीज है सबका अगर मैं प्रॉफिट देखूँ, तो वो
एवरेज 3 से 4% तक रहता है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और मेरी कंपनी दिखा रही है कि मैं 17% का प्रॉफिट कर रही हूँ, ठीक है, 17% का प्रॉफिट है। सो दिस लुक्स लाइक समथिंग थोड़ा सा फिशी। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कोई और डिटेल भी निकल के आ जाए। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो फाइनेंशियल डेटा, इंडस्ट्रियल बेंचमार्क से, हिस्टोरिकल डेटा कि पिछली बार आपको इतना प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे परसेंटेज में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि 6 करोड़ का था तो इस पर 7 करोड़ कैसे चला गया, 1 करोड़ कैसे चला गया। भैया सेल्स बढ़ी है तो नो पॉसिबल है। वट यू हैव टू डू इज़ परसेंटेज वाइज चेक कर लो, ठीक है। तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, अपना हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू। अदर रेलिवेंट मैट्रिक्स भी हैं जो कि अनयूजुअल ट्रेंड्स या डिस्पेरेंसीज यहाँ पे आपको बता सकती हैं व्हेन यू आर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर्स जो है इंटरव्यू कर सकता है पर्सनल्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे पर्सनली थोड़ा इंटरव्यू करके बात करके भी चीज़ें जान सकता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की, ताकि उनको पता चल सके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। किसी एक के हाथ में तो सारे कंट्रोल नहीं है, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं करा सकता कंपनी में। एंड गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने की वहाँ से कोशिश वो लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है सर्टन प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि भैया अंदर का जो इंटरनल कंट्रोल है उसको यहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है उसको असेस करना, उसका जो है यहाँ पे चेक करना। री परफॉर्मेंस, ऑडिटर जो है यहाँ पे चूज़ कर सकता है किस चीज़ का री परफॉर्म करने का कुछ प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली। जैसे कि कंपनी में लेट्स सपोज कंपनी अपना खुद का TDS का सब काम करती ही करती है, लेकिन फिर भी ऑडिटर क्या कर सकता है, दोबारा से री परफॉर्मेंस चेक करना कि चलो नहीं हम इसको दोबारा से करते हैं, सारी एंट्रीज दोबारा करके एक बार देख लेते हैं, 4-5 एंट्री चेक कर लेते हैं। तो वो री परफॉर्मेंस करना कि यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सर्टन प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली जो है खुद करके री परफॉर्म करके देखना। टू कोलैबोरेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, ठीक है, ताकि देखा जा सके कि जो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है क्या ये एक्चुअली मैच होगा या नहीं। दिस कुड इन्वॉल्व रीकैलकुलेटिंग फाइनेंशियल फिगर, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो फाइनेंशियल फिगर्स है उसको दोबारा से रीकैलकुलेट कर लेना या फिर टेस्ट करना एक्यूरेसी कितनी है कंप्यूटेशन की, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू, ऑडिटर्स जो है रिव्यू कर सकते हैं कुछ इवेंट्स जो कि अकर हो रही हैं बैलेंस शीट के बाद। जैसे कई बार होता है ना, बैलेंस शीट के बाद कुछ एक मेजर चीज़ आ जाती है जो कि इन्वेस्टर्स को लोगों को पता होनी ज़रूरी है, तो उसको भी ऑडिटर रिपोर्ट में कई बार जगह मिलती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद में, सॉरी ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में जाकर के कुछ जगह पॉइंट्स ऐसे बताए जाते हैं जो कि ज़रूरी है कन्वे करना इन्वेस्टर्स के साथ। तो इसीलिए ऐसे इवेंट्स पे भी रिव्यू किए जाते हैं। Okay, so that is it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.